जय 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 भीम, जय 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 भीम, प्रेम से बोलो जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम, प्रेम से बोलो जय भीम। मोबाइल कितना प्रेम। जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं, 6 दिसंबर 1956 डेट याद रखिए। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं तो संत गाड़ी के बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया, खाने पीने का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया। और मेरे साथियों 20 दिसंबर 1956 को संत गाड़ी के बाबा भी हमारे बीच नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने समाज को समझाया क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। 1848 में, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 1848 में इस देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोला। पहला बालिका विद्यालय कब खोला? 1848 में। तो लोगों ने कहा, अरे अम्बेडकर तू कैसा बाप है, तेरे घर पर तेरा लड़का मरा पड़ा है और तो तुझे लंदन की सोची है? और वो भी इनके लिए, इन कबाड़ियों के लिए। ये तेरी बात नहीं मानते, ये तेरी बात नहीं मानते, तुझ पर पत्थर बरसाते हैं। उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर, बाबू जगजीवन राम जी के कहने पर भोला पासवान ने पत्थर बरसाए थे और उस पत्थर वर्षा में बाबा साहब की खोपड़िया फटी थी। भोला पासवान है जे यसी, बाबू जगजीवन राम है जे यसी। कौन लकड़ी का दोष दे कि लोहे का दोष दे? तो अब बाबा साहब ने कहा कि मैं एक राज रतन के लिए, है बाबा साहब का जवाब सुनो। बाबा साहब कह रहे, मैं एक राज रतन के लिए करोड़ों राज रत्नों की बलि नहीं चढ़ा सकता। अगर मैं न गया तो हमारे करोड़ों अछूतों दलितों का हक अधिकार गांधी एंड कंपनी हड़प जाएंगे, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अपने मरे हुए पुत्र की लाश को छोड़ के, घर पे छोड़ के लंदन चले गए। घर फूंक तमाशा ऐसे देखा जाता है आज कोई दिया लेके ढूंढो, दिया नहीं वो मत कमाए, बल्ब ले लो, टार्च बड़ी वाली, अरे नहीं बड़ा हाइलोजन लो, हाइलोजन हाइलोजन ले जिसमें बहुत उजालो हो, और पूरी दुनिया में खोज दो, ऐसा कोई तुम्हें मर्द नहीं मिलेगा जो मरे हुए पुत्र को लाश के छोड़ के चला जाए दूसरों के लिए लड़ने। मिलेगा? ऐसी छाती में बार वालों आदमी नहीं मिली। लोग कहते हैं अंबेडकर का भगवान थे, हम कह रहे हैं अंबेडकर से अच्छा कोई भगवान ही नहीं। एक कवि ने गीत गाया बाबा साहब पर, बड़ा अच्छा, आप लोग भी सुनते होंगे और ना सुनते हो तो फिर सुन लेना। मिट जातो दलित समाज अगर बाबा साहब ना होते। कहो, तुम एमपी ना बन पाते, तुम एमएलए ना बन पाते, और ग्राम प्रधान की कौन कहे तुम पंचों ना बन पाते। मिट जातो दलित समाज अगर। आज जो भी हमारे पास है सब बाबा साहब की देन है। ये तेरे नाम की भी बाबा साहब की देन है। ये जहां हम पहर के, पुड़िया खाए के, पान खाए के पुच्छ दे कर दे, ये वो बाबा साहब की देन। ये तुम जो दारू पी करके, ये जो तुम दारू पी करके जहां तहां नाली में लोटे रहते हो, ये वो बाबा साहब की देन। ये लेकिन तुम्हारी नालायकी है। ये हाथों में कड़े, हाथों में छड़े हैं, ये हमारे जेवर,
ये हमारे मकान ऊंचे ऊंचे, ये हमारे IAS PCS, ये हमारी बहन जी मायावती जी, ये हमारे मानवर साहब, ये सब किसकी देन है? तो इससे अच्छा कोई भगवान नहीं है। लेकिन हमारे घरों में 33 करोड़ों की मिल जाती है फोटो, बाबा साहेब की तो जहां तहां कहूं कहूं भले मुल्क जाए, मुल्क हुआ नहीं मिलती नहीं। तो इसलिए हम लोग शिक्षित हों, हैं? बाबा साहेब के 3 मंत्र हैं और इस पर अभी विस्तृत चर्चा होगी। शिक्षित बनो और तो शिक्षित बनो का मतलब क्या है? तो मानो जगजीवन राम भी तो पढ़ाई करे थे, भोला पासवान भी पढ़ाई करे थे, और अब एक राष्ट्रपति जो अभी रिटायर्ड हुई वो का नाम रामनाथ कोविंद, वो तो पढ़ो लिखो। अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, वो पढ़ी लिखी। कौन सी शिक्षा लेनी है? इसी की तो मेन लड़ाई है यही, किस शिक्षा को आपको ग्रहण करना है, शिक्षित कैसे होना, कौन सी शिक्षा लेनी है जिससे आप अपना और अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं। शिक्षित होने में और शिक्षा में बड़ा अंतर है। शिक्षा तुम्हें गुलाम बना सकती है, शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हें गुलाम नहीं हो जाओगे। जैसे कबीर, पढ़े लिखे हैं कबीर? कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, न कलम न कागज, कुछ भी नहीं छुआ मैंने, करिया अक्षर भैंस बराबर। कबीर कहते मेरे लिए, कबीर अपने लिए क्या कहते हैं? करिया अक्षर। हमें कुछ नहीं पता करिया अक्षर के बारे में, लेकिन वो कहते हैं चारों वेद का महात्म कबीर मुख जनाई बात। जो भी आप पूछो बताओ, मैं बताऊं। और कबीर के एक एक साखी पर, एक एक दोहे पर PhD की डिग्री मिलती है? एक अनपढ़ की वाणी पर, अनपढ़ की जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा पर PhD की डिग्री दे दी जाती है। यह है क्या? शिक्षित होना। रविदास जी पर PhD की डिग्री मिल जाती है। और बड़ी दूर ना जाओ, यही अपने संत गाडगे जी, ये इन पर रिसर्च जो करता है PhD की डिग्री दी जाती है, संत गाडगे। और यहू पढ़े लिखे नहीं, करिया अक्षर भैंस बराबर, स्कूल के पिछवाड़े लो नहीं गए उनने। तो शिक्षित होने का मतलब है कि तुम्हें क्या शिक्षा चाहिए। स्कूल जाते हो तो शिक्षा वही मिलती है। क्या मिलती है? नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुए को एक दास तुम्हारा, तुम्हें शिक्षा हुआ मिलती है। शिक्षा मिलनी चाहिए कुछ और दी कुछ और जाती। शिक्षित होने के लिए अब तुम्हें केवल ये भंते और ये आवाजिका जैसी टीमें जो घूम रही हैं, गांव गांव गली जा रही हैं और शिक्षित कर रही हैं, इन्हीं की आवश्यकता है। इनको सही से आप लोग अगर पढ़ सुन गए तो पढ़ाई लिखाई आप छोड़ जाओगे, पढ़ाई लिखाई से और ऊंचा स्तर आपका हो जाएगा, उससे भी ऊंचे हो जाएंगे। तो बहुत बातें हैं, एक छोटी सी घटना के बाद हम वाणी को संपन्न करेंगे। ये भी छोटी सी है और छोटे से में ही संपन्न कर देंगे। तो एक आप परम पूज्य भंते धम्म ज्योति जी की वाणी को सुन रहे थे और बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान बुद्ध और इन महापुरुषों के बारे में और छोटी छोटी बड़ी सरल कहानियों के माध्यम से ऐसी कुछ बातें बताने की कोशिश की जिससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई त्रिशरण पंचशील से। आपने भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की, इन भोजन बौद्ध महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया आपने। तो निश्चित है आप मन में जरूर सोच रहे होंगे कि ये जिन फोटो पर हमने पुष्पांजलि अर्पित की है, इनका हमारे जीवन में क्या रोल रहा है। और हमने पहले ही आपसे बोला है कि आज जब ये मीटिंग समापन होगी
तो मीटिंग समापन के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आएगा कि इन महापुरुषों का जो कर्ज हमारे ऊपर है वो कर्ज क्या है, और उस कर्ज को अदा करने के लिए ये मंच पर बैठे साथी हैं जो अपने उस कर्ज को अदा कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आपको एहसास हो जाएगा कि आप पर भी कर्ज है, जिसको एहसास होता है कि हमारे ऊपर कर्ज है वो कर्ज अपना जरूर अदा करता है और ब्याज सहित अदा करता है, अगर ईमानदार है तो। और ईमानदार नहीं है तो खूब नोटिस आती रहती बैंक की, कर्ज नहीं अदा करता है इंसान, करता है नहीं, लेकिन बाद में वो दिवालिया घोषित हो जाता है, बेईमान घोषित हो जाता है, उसके घर मकान की नीलामी हो जाती है। यही कंडीशन हम लोगों की है। अगर इन बहुजन महापुरुषों के कर्ज को हमने नहीं समझा और अदा नहीं किया तो आज जो हमारे ऊंचे ऊंचे मकान हैं, खेती बाड़ी है, ये आज नहीं कल नीलामी हो जाएगी, दूसरे के हाथों में चली जाएगी। इसलिए मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना है कि आखिर इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्ज क्या है। यही बताने के लिए एक टीम आपके बीच में है। आवाज का भीम आर्मी, परम पूज्य भंते जी, अन्य सामाजिक लोग आपके बीच में हैं। हम अपने बात को आपके समक्ष रखें। ये कार्यक्रम का टाइम 11 बजे था और माताएं बहनें सब लोग अपने काम से फ्री होकर देखिए 1 बजे आए हैं, तो 2 घंटा तो उधर आपने लेट किया। तो अगर 11 बजे मीटिंग शुरू होती तो ये 3 बजे खत्म हो जाती। अब चूंकि 1 बजे शुरू हुई है तो कितने बजे खत्म होगी आप बताइए? कम से कम 5 बजे, कम से कम 5 बजे, है ना? और जब घर से निकले तो बच्चों ने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा मीटिंग करने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं आप हर संडे मीटिंग लगी रहती है, हमको कभी आप घुमाते ही नहीं पार्क वगैरह। तो हमने बेटा ये ऐसा है ना, ये जो बाबा साहब है ना, इनका कर्ज अदा करने के लिए जा रहे हैं। बाद बाकी दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक विद्यालय का टाइम, विद्यालय के बाद फिर हमने कहा आपको देते ही टाइम है, लेकिन आज का टाइम जो है उस कर्ज को उतारने के लिए, खैर बच्चे समझ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इन साथियों के भी हैं, अजीत भाई के भी नहीं है। अभी ये भंते जी ने जो कहानी सुनाई थी, अभी ये दिल्ली गए हैं कमाने के लिए, उस तरह की स्थिति में है। इधर ये रोहित गौतम जी है, लखनऊ से आए हैं हमारे बीच, आयमा के रहने वाले हैं, लखनऊ में इनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इतने जुझारू हैं। ये जितना कार्यक्रम चल रहा है इसकी प्रेरणा स्रोत है, यही प्रेरक हैं, बहुत ही मजबूत साथी हैं। इसलिए मेरे साथी जोरदार तालियां रोहित के लिए जरूर हो जानी चाहिए। अभी तो हम लोग सुन के चले जाएंगे। यहाँ पे 150 लोग करीब करीब बैठे हैं और ये जो यहाँ की मीटिंग है, आपको लगता होगा ये साधारण मीटिंग है। अगर ये साधारण मीटिंग है तो इससे पहले क्यों नहीं हुई? इस मीटिंग को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का कार्य रोहित जी कर रहे हैं। रात को 10-11 बजे कल आप देखेंगे YouTube चैनल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह भुलभुलियापुर की मीटिंग दिखेगी, सब जगह। हर आदमी इसको देखेगा, जो अम्बेडकर मिशनरी है, बुद्धवादी है, सब देखेगा। ये रोहित जी कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, बड़ी मजबूत टीम हमारे साथ है। तो आज जो मीटिंग है, जो कैडर है, आपको इस तरह से मतलब बैठना है कि जब तक ये मीटिंग समाप्त नहीं हो जाती आपको मीटिंग छोड़ के नहीं जाना। आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपकी भैंस प्यासी है, गाय प्यासी है, इस बात की चिंता नहीं करना है, नहीं करना है। पिछले साल कितना संघर्ष आपने झेला है। वैसे हमें गर्व है आप पर। आपने जो संघर्ष किया है ये सिर्फ आपके गांव के लोग नहीं जानते, आपके क्षेत्र के लोग नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, पूरे जिले का हर आदमी जानता है, हर अम्बेडकरवादी जानता है
कि बुलबुलियापुर कोई गांव है जहां के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया बाबा साहब के लिए, सब जानते हैं। आपका धैर्य देखकर हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं कि कोई ऐसा होगा जो 1.5 साल धैर्य रखेगा बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। आपने मूर्ति को खरीद लिया लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अंबेडकरवादी हैं, आप बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए आप धैर्य बनाए हुए हैं। और धैर्य का फल मीठा होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। धैर्य बनाए रखना है क्योंकि हम लोग कानून को मानते हैं। आप सोचिए ना, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया, कानून दिया, और हम ही अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो ये ठीक बात है क्या? हम सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, धैर्य जिस तरह 1.5 साल किया है, 2-4 महीने का अगर और करना पड़े तो उस धैर्य को हमको बनाए रखना है, लेकिन जीत आपकी होगी ये सुनिश्चित है। मेरे साथ आपके जीत सुनिश्चित है। बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। आज छत की छत छाया है, कल बाबा साहब की छत छाया होगी, हम लोगों को मिलेगी, ये विश्वास रखिए आप। और हम लोग लगातार, ये भी मत सोचिए कि आप सोच रहे होंगे कि सब लोग शांति से बैठे हैं। जब कानूनी प्रक्रिया होती है कोर्ट कचहरी में, तो जब महार सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, मेरे साथियों, लाठी डंडों से बरसात की गई बाबा साहब के साथ में जो लोग थे। जब आप तालाब में पानी पीने के लिए जब गए, वो लाठी डंडों से लोगों ने बरसात किया। बाबा साहब से कहा गया कि बाबा साहब अगर आपका आदेश हो तभी इनको हम मिट्टी में मिला दें, मुट्ठी भर लोग हैं। बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। 1927 की वो घटना है मेरे साथियों। 1927 में उस तालाब पर आंदोलन, पानी पीने का आंदोलन था। बाबा साहब ने मना कर दिया, और जानते कोर्ट कचहरी के माध्यम से, यानी कानूनी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। 1937 में जाकर, यानी कि 10 साल बाद बाबा साहब को जीत मिली थी। 10 साल बाद। इसलिए मेरे साथी, अम्बेडकरवादी होने के नाते हम लोगों को बड़ा धैर्य रखना है। साल 2 साल हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब बाबा साहब 10 साल लड़ाई लड़ सकते थे, धैर्य रख सकते थे, तो हम लोग 20 साल 6 महीना धैर्य रख सकते हैं। आज ये मीटिंग इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग एक तरफ से देखें, सबसे पहले जो तथागत गौतम बुद्ध की फोटो आप देख पा रहे हैं, जिन पे अभी आपने पुष्पांजलि अर्पित की, सभी माताओं बहनों ने की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। खासकर हमारी माताएं बहनें इस बारे में जरूर जाने कि जो सावित्रीबाई फूले हैं, इन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या किया आपके लिए, क्यों आपने उनको सम्मान किया, आज क्यों आपने पुष्पांजलि अर्पित की, जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साथियों। माता सावित्रीबाई फूले जब शादी होती है तो पढ़ी लिखी नहीं होती है। उनके पति जो ज्योतिबा फूले हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। 300-350 बीघा जमीन थी इनके पास, लेकिन उनके मन में सामाजिक शिक्षा देने की ललक जाग गई और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले को, और सावित्रीबाई फूले जब पढ़ लिख गई तो उन्होंने कहा कि अब हम समाज को पढ़ाएंगे, इन बालिकाओं को पढ़ाएंगे। और आपको ध्यान रहे, बहुत ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है, इस देश के अंदर चाहे अपने समाज के लोग हों, महिलाएं हों, या जनरल कैटेगरी अपर कास्ट के लोग हों, उनकी महिलाएं हों, इस देश के अंदर किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ये पहली बार ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस तरह का आंदोलन चलाया, जिस तरह से आज हम लोग मीटिंग कर रहे। माता सावित्रीबाई फूले गांव गांव जाकर बेटियों को इकट्ठा करती और उनको पढ़ाया करती, और सभी समाज की बालिकाओं को। लेकिन जो रूढ़िवादी समाज था वो नहीं चाहता था ये बालिकाएं पढ़े, महिलाएं पढ़े, वो नहीं चाहता था।
और इसलिए माता सावित्रीबाई फुले को जब वो रास्ते में आती थी ना, तो उनके ऊपर गोबर, कंकड़, पत्थर ये फेंक कर मारा करते थे। वो 1848 में, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 1848 में इस देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोला। पहला बालिका विद्यालय कब खोला? 1848 में। और वहां से आज जो बालिकाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख रही हैं, ये वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से शुरुआत हुई। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। 3 जनवरी को हम लोग माता सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाकर उनकी जयंती को मना सकते हैं, शिक्षिका दिवस के रूप में मना सकते हैं। ये हम लोगों को करना चाहिए। इस तरह से बालिकाओं को शिक्षा वहां से मिली। और आज वर्तमान में तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बहन कुमारी मायावती, इस उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो आज बालिकाएं पढ़ लिखकर हर क्षेत्र में जा रही हैं, हर क्षेत्र में। तो ऐसे में शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत कार्य किया, जिनको आज अभी आपने पुष्पांजलि अर्पित की है। कल को कोई आपसे पूछ दे कि बताओ सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है आपके लिए, तो बोल दीजिएगा कि इस देश में अगर बालिकाओं को शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले शिक्षा देने का कार्य माता सावित्रीबाई फुले ने किया था, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ये आप बोल दीजिएगा। इसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज की फोटो, जिनको आपने नमन किया, वो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। अभी 1930, 31, 32 लंदन की बात हो रही थी, गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही थी। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने जब प्रतिनिधित्व की मांग की, या उससे पहले 1928 में जब साइमन कमीशन अपने देश में आया, तो उस समय बाबा साहब ने इस आरक्षण की मांग की थी, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, जिनकी बदौलत हम लोग भी सम्मानजनक स्थिति में है। मेरे साथियों, ये डिमांड बाबा साहब ने लंदन में की थी, गोलमेज सम्मेलन में की थी। तो उसमें जो आरक्षण की बात आई है, तो सबसे पहले इस देश के अंदर अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू करने का कार्य छत्रपति साहूजी महाराज ने किया था। एक कुर्मी समाज से थे, कुर्मी समाज से, जिनको हम लोग कटियार भी कहते हैं, हाँ, उस समाज से बिलोंग करते थे। लेकिन उन्होंने 50%, इसीलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहते हैं। और अगली फोटो आप देख रहे हैं, संत गाडगे बाबा धोबी समाज से बिलोंग करते थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद गांव गांव जाते थे, समाज को जगाते रहते थे, समाज को जगाने का कार्य किया। बाबा साहब से बड़ा प्रेम करते थे वो। कितना प्रेम? जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं, 6 दिसंबर 1956 डेट याद रखिए। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं, तो संत गाडगे बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया, खाने पीने का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया। और मेरे साथियों, 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा भी हमारे बीच नहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने समाज को समझाया क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बात कही कि अगर आपके घर में पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, तो अपने बर्तनों को बेच दो, अपने थाली, कटोरी, लोटा, गिलास को बेच दो। आप खाना तो आप हाथ पे रख के खा सकते हो, और बर्तन बेचकर इन बच्चों को, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये बात संत गाडगे बाबा ने कही थी। संत गाडगे बाबा ने कहा कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाओ। इतनी महत्वपूर्ण बात ये संत गाडगे बाबा ने कही। लेकिन आज वर्तमान में हमारे समाज के लोग कितने इस बात को मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। उससे पहले कि हम आपको ये एहसास कराएं कि शिक्षा के प्रति हम कितनी लापरवाही, उदासीनता बरतते हैं, संत गाडगे बाबा ने जो बात कही उसको एक गीत के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। उस गीत को आप सुने, उससे पहले एक बार जोरदार नारे।
जय 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 भीम, जय 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 भीम, प्रेम से बोलो जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम।